So we'll continue in the third unit of block 1. Next is relational approaches. तो इसमें जो है फंडामेंटल अप्रोच क्या है रिलेशनल अप्रोच में, कि जो मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज हैं इसको कैसे देखा जाता है, ये फंडामेंटली इंटरपर्सनल है। और ये लोग जो है लिंक किसको करते हैं कि इंटरपर्सनल नॉट इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रासाइकिक इन ए 2 पर्सन साइकोलॉजी। मतलब दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो देखेंगे, प्लस दोनों लोगों के अपने अपने अंदर क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। तो ये रिलेशनल अप्रोच में होता है। तो इसमें साइकोडायनेमिक थ्योरी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंट्रा साइकिक है उसमें तो साइकोडायनेमिक होना ही होना है। और ख़ास बात इसमें ये है कि जैसे साइकोडायनेमिक थ्योरीज में जो है इंटरनल ड्राइव और स्ट्रक्चर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, कि जो इड ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो वगैरह उनको दी जाती है। लेकिन इसमें कम एम्फेसिस है यहाँ पे, उसके ज़्यादा उस पर एम्फेसिस है ही नहीं। ग्रेटर एम्फेसिस जो है दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इन साइकोडायनेमिक टर्म्स। और इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे जो साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप है, यानी कि क्लाइंट और जो सब्जेक्ट है उसके बीच में जो है क्या हो रहा है, उसे एज ए मेटाफोर यूज़ किया जाता है। मेटाफोर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें जो है इंडिविजुअल की जो पेशेंट की जो पास्ट प्रॉब्लमेटिक और रिपीटेटिव इंटरपर्सनल और इंट्रासाइकिक पैटर्न्स हैं, उनका एनेक्टमेंट देखा जाता है। मतलब पास्ट में इंडिविजुअल को इंटरपर्सनल क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी या इंट्रासाइकिक क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट इस थेरापेटिक साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप में एनेक्ट होंगी, ऐसे देखा जाता है। तो इसमें जो है कोलैबोरेटिव मेथड होगा। जो सब्जेक्ट है और जो थेरापिस्ट है वो कोलैबोरेटिव होंगे। तो ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव में गाइडेड डिस्कवरी आप करवा सकते हो उसको, कि उसको गाइड करो, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ऐसा करने से क्या हो सकता है, वैसा करने से क्यों ऐसा हुआ था, इस टाइप की होती है। और इसमें जो है हम ट्रांसफरेंस को जो है इंटरप्रेट नहीं करते हैं अथॉरिटेटिवली। मतलब जैसे साइको एनालिटिक थ्योरी में ट्रांसफरेंस को जो है थेरापिस्ट है वही इंटरप्रेट करता था कि ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पास में इसके ऐसे रिलेशन रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरप्रिटेशन है वो कोलैबोरेटिव हो रहा है। तो कोलैबोरेटिव होने से मतलब इंडिविजुअल से भी पूछा जाएगा क्या ऐसा था तुम्हारा, तो उसकी भी इनपुट लिए जाएंगे। ये कुछ जो है रिलेशनल अप्रोच की फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने दिए है टाइम लिमिटेड डायनामिक साइकोथेरेपी, इसको शॉर्ट में TLDP कहते हैं। बुक में अंदर कहीं एक जगह में, हाँ ये जहाँ पे हाईलाइट किया इसके नीचे उल्टा लिख दिया, TDLP लिख दिया। TLDP इज द राइट एब्रीविएशन। सो अब जैसा कि ऊपर हमने बात करी, इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है सभी रिलेशनल साइकोथेरेपीज में। तो इसमें भी ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा। तो इसमें जो है जो थेरेपिस्ट है वो कोई भी ऐसे काम नहीं कर रहा होगा जैसे कि थेरेपिस्ट इम्पोजिंग द फोकस बाय ओवरटली पुशिंग, मैनिपुलेटिंग, सिड्यूसिंग, कोर्सिंग, बैजरिंग, कंट्रोलिंग, एक्सटॉर्टिंग और इंडोक्ट्रिनेटिंग द पेशेंट। ये सब नहीं होगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव अप्रोच है ना, हम कुछ भी चीज़ उसके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। पेशेंट है उससे डिस्कस होगा, उसकी ओपिनियन ली जाएगी, वो एग्री करेगा, दोनों एग्री करेंगे, थेरेपिस्ट भी और क्लाइंट भी, तब वो चीज़ आगे बढ़ेगी। बाकी और जो अप्रोचेस हैं जैसे पुश करना, मैनिपुलेट करना, ये सब नहीं होगा। फिर अब इसमें जो एम क्या होता है इस थेरेपी का, एम ये है कि जो इंटरपर्सनल रोल्स है उसका एक वर्किंग मॉडल तैयार किया जाए पेशेंट के लिए, जिसमें कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियसली अपने आप को
कास्ट कर सके कि भाई कोई दो लोगों के रिलेशनशिप में कैसे चीज़ें की जाती हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स भी जो है देख पाए कि भाई एक ऐसा करता है तो दूसरे को ऐसा करना चाहिए। और ये भी प्लस देखता है कि उसके क्या क्या मैल एडेप्टिव इंटरेक्शन सीक्वेंसेस हैं। अगर कहीं थेरेपी में थेरापेटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी वो देखेगा। फिर सेल्फ डिफीटिंग एक्सपेक्टेशंस भी उसको देखेगा कि भाई मैं थेरेपिस्ट से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो यही चीज़ मैं शायद अपने जीवन में भी करता रहा हूँ आज तक कि लोगों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखूँगा तो कोई फुलफिल नहीं करवाएगा तो रिलेशन ख़राब होंगे, और नेगेटिव सेल्फ अप्रेजल इससे होगा। क्योंकि अगर जब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही तो इंडिविजुअल जो है अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है अपने कि मैं ख़राब हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता है। अपने हैबिट्स को ब्लेम नहीं करता, वो अपने आप को करने लग जाता है। सो ये जो TLDP है, ये इंटरपर्सनल जो नैरेटिव्स है उसको स्ट्रक्चर करती है। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ए साइक्लिकल मैल एडेप्टिव पैटर्न। मतलब इंडिविजुअल जो है जो हम मैल एडेप्टिव चीज़ों की बात कर रहे हैं, अगर आप उसकी लाइफ में देखोगे तो एक साइक्लिकल पैटर्न होगा। एक चीज़ शुरू होगी पर्टिकुलर तरीके से, हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, और एक पर्टिकुलर तरीके से एंड होगी। तो ये जो साइकिल है, ये पैटर्न जो है उसमें दिखने लग जाएगा। तो ये दोनों में, करंट में भी और रिकरेंट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन लिविंग में भी होगा। अब यहाँ पे टाइम जो इतना रिजिड नहीं होगा, तो टाइम लिमिटेड जरूर रहेगा लेकिन रिजिड नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली इस डेट पे ख़त्म हो जाएगी। सो ये टाइम लिमिटेड डायनामिक साइकोथेरेपी थी। देन साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी। तो इसमें जैसा कि हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है ड्राइव्स पे नहीं हम ध्यान देंगे, तो इसमें हियर एंड नाउ रिलेशनशिप पे हम ध्यान देंगे। रिलेशनल साइकोथेरेपी है ना, तो अभी कैसा रिलेशन है यानी कि थेरेपी में, और इसी से जो है उसकी लर्निंग बनती है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि थेरेपिस्ट जो है ट्रांसफरेंस को इंटरप्रेट नहीं करता है, तो हाँ ये जरूर कर सकता है कि टेंटेटिवली जो है उसको सजेस्ट करे कि ये एक्सप्लोर करो, या कोई एग्जाम्पल के जरिए उसको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करे, और अपनी अंडरस्टैंडिंग पेशेंट को बताए कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है, और जो पेशेंट जो है अपने जो इमोशंस आर्टिकुलेट करेगा वो उसके बेसिस पे कोलैबोरेटिव मैनर में होगा। तो इसीलिए इसको जो है कन्वर्सेशनल मॉडल ऑफ थेरेपी भी बोला जाता है, क्योंकि जो थेरेपेटिक डायलॉग यानी कि बातचीत है, और जो बाकी के जो ट्रेनिंग मैनुअल और अदर जो भी मटेरियल हैं वो डेवलप किए गए हैं यूके में इसी बेसिस पे, क्योंकि कन्वर्सेशनल मॉडल है ना, तो क्या बात करनी है, कैसे करनी है, इसका रिटन मटेरियल अवेलेबल है, यूके में डेवलप किया गया है। और इसके दो मॉडल हैं, एक तो 8 सेशन वाला भी अवेलेबल है और 16 सेशन वाला भी अवेलेबल है। तो क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, तो साइकोसोमैटिक डिफिकल्टीज। साइकोसोमैटिक मीन्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी। तो साइकोसोमैटिक डिफिकल्टीज हैं, जैसे कि कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल या स्केलेटन में या मस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्दन में या कमर में पेन रहता ही है, और उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेस रहता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब होने से, तो ये साइकोसोमैटिक डिफिकल्टी हो गई। इस तरह से और भी हो सकती है। तो और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट प्रॉब्लम है, जो साइकेट्रिक आउट पेशेंट्स होते हैं, मतलब कि जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो करना चाहिए, वो जो है थेरेपिस्ट जो कह रहा है वो नहीं मान रहा होगा पेशेंट, तो वो चीज़ भी जो है इसमें डील की जाती है। तो इस तरह से साइकोडायनेमिक इंटरपर्सनल थेरेपी की जाती है। देन ब्रीफ रिलेशनल थेरेपी, तो इसमें भी अगेन सेम ही है। इसमें इंटेंस फोकस होता है हियर एंड नाउ साइकोथेरेपेटिक रिलेशनशिप के ऊपर। तो इसमें मेटा कम्युनिकेशन पे जो है बहुत फोकस किया जाता है, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन।
कि अभी जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, पहले क्या विचार आया तब ये किया है, उस लेवल पे जो है कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है. सो व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट विद डिस्क्लोजर ऑफ द काउंटर ट्रांसफरेंसेस ऑल्सो. तो ये भी जो है थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को बता रहा होगा कि उसको क्या काउंटर ट्रांसफरेंस हो रहा है. तो ये दोनों तरह से हेल्पफुल है. थेरेपिस्ट के लिए हेल्पफुल है कि वो उसमें कहीं काउंटर ट्रांसफरेंस की वजह से तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है खुद. और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो काउंटर ट्रांसफरेंस जब पेशेंट के साथ में शेयर करेगा तो पेशेंट को ये समझ में आएगा, अच्छा जो मेरा बिहेवियर है यानी कि ट्रांसफरेंस है, उसकी वजह से लोगों में ये फीलिंग्स जनरेट होती हैं. तो अगर वो फीलिंग्स अच्छी नहीं तो मेरे रिलेशनशिप कहाँ से अच्छे बनेंगे लोगों के साथ में. तो इसका एक ये भी बेनिफिट होता है कि उसको एक इनसाइट मिलती है. सो क्योंकि ये ब्रीफ थेरेपी तो इसलिए स्टार्टिंग में ही जो है कंटेंट का फोकस जो है वो बना लेंगे कि हमें सेशंस में किस चीज़ पे फोकस करना है, जो इनिशियल सेशन होगा उसके बाद में. और यहाँ पे जो थेरेपेटिक साइकोथेरेपेटिक रिलेशनशिप जो हुआ है उसके बेसिस पे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में पेशेंट के जो रिलेशनशिप हैं उससे लिंक बिठाएंगे कि यहाँ पे ऐसा किया है, बाहर भी ऐसा करते हो तो ये होता है, या यहाँ पे ऐसा कर रहे हो अगर बाहर ऐसा करोगे तो फिर ये होगा. इस तरह से लिंक बिठाया जाता है तो उसको समझ में आता है कि इसको क्या करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी. तो इसमें जो है कई चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया था, जैसे कि थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, साइकोथेरेपी, साइकोपैथोलॉजी. अच्छा, इंटीग्रेटेड अप्रोच का और एक्लेक्टिक अप्रोच का फ़र्क हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ. एक्लेक्टिव में तो हम कहीं से भी कुछ भी टेक्निक ले लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल की जो कि इफ़ेक्टिव हो सकती है, हम ले लेते हैं सिंपली. लेकिन थ्योरी नहीं लेते हैं हर जगह से. थ्योरी कोई एक ही होगी और उस थ्योरी में कौन-कौन सी दूसरी जो है थेरेपिस्ट की टेक्निक फिट हो सकती है, वो हम टेक्निक्स को बीच में फिट कर देंगे कि इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा. थ्योरी फंडामेंटल हमारी एक ही रहेगी. लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है, जो डिफरेंट थ्योरीज होती हैं उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, उनको कंबाइन करके एक थ्योरी बनाते हैं जो पेशेंट के हिसाब से फिट बैठती है. ये की डिफरेंस है. तो यहाँ ये इजी टास्क नहीं है क्योंकि इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है. तो इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पे हम क्या-क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कि हर डेवलपमेंटल स्टेज पे इंडिविजुअल जो है डिफरेंट तरीके से सोचता है, डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल होता है. तो एक तो ये होती है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हो गई, फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ. दूसरा थ्योरी ऑफ जो पर्सनैलिटी है, डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, हर पर्सनैलिटी सेम नहीं होती है एंड एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट इन इटसेल्फ. तो एक थ्योरी ये हो गई. और तीसरा साइकोपैथोलॉजी कि जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी एटियोलॉजी क्या होती है, उनके लिए क्या थेरेपी दी जाए, उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा. ये एक तीसरी चीज़ होगी. इन तीनों को कंबाइन करके जो है कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी दी जाती है. तो इसमें जो है एम्फेसिस कहाँ होता है, इसमें जो रिपीटेटिव एम डायरेक्टेड सीक्वेंस ऑफ कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, इस पे होता है कि जो ये हमारा कॉग्निशन है उससे इमोशन जनरेट होंगे, इमोशन जनरेट होंगे उससे हमारा कोई बिहेवियर होगा, और जो बिहेवियर होगा उससे कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. इसको कंबाइंड रूप में हम क्या कहेंगे, प्रोसीजर. ये प्रोसीजर हुआ, कॉग्निशन फॉलोड बाय इमोशन फॉलोड बाय बिहेवियर एंड देन कॉन्सिक्वेंस, इज द प्रोसीजर. तो इसको इन्होंने एक एक्रोनिम दिया है, स्टेयरकेस. तो स्टेयरकेस में एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, जो हमने कल सीबीटी पढ़ा था, जो एक्टिवेटिंग इवेंट है आप उससे इक्वेट कर सकते हो, एक्टिवेटिंग इवेंट से सिचुएशन. देन थॉट.
थॉट को इक्वेट कर सकते हो उससे, बिलीफ सिस्टम से। देन अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स इमोशन। देन इंटेंशन, उस इमोशन की वजह से कुछ इंटेंशन जनरेट होगा कि मुझे ये करना चाहिए। फिर रिस्पॉन्स होगा, इंडिविजुअल कुछ करेगा, फिर उस रिस्पॉन्स के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इवेल्युएशन। फिर इंडिविजुअल जो है इवेल्युएट करेगा कि क्या सिचुएशन थी और क्या थॉट मेरे दिमाग में आया, कौन से इमोशन जनरेट हुए, क्या इंटेंशन मेरा बना, मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। कॉन्सिक्वेंसेस इन टर्म्स ऑफ एडेप्टिव और मैल एडेप्टिव। तो ऐसे जो है सेल्फ इवेल्यूशन इंडिविजुअल करता है। ये सीबीटी मॉडल हम कल पढ़ चुके हैं, ABCDEF जो हमने पढ़ा था वो एग्जैक्टली सेम यही है। सो इसमें जो है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी को भी लिया जाता है। हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी में जो है, जो प्राइमरी केयर गिवर होता है उसके साथ में जो है बच्चा इनिशियली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। द चाइल्ड इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड प्राइमरी केयर गिवर विच इज प्राइमरीली मदर। फिर 6 to 7 मंथ्स में सेपरेशन स्टार्ट होता है। चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग वो अलग है, मदर अलग एंटिटी है। फिर सेपरेशन के बाद में आता है इंडिविजुएशन या इंडिविजुअलाइजेशन। तो फिर वो अपनी अलग आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहा होता है बच्चा, और वो जो अलग आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहा होता है उसमें टाइम टू टाइम वो जो है अनसेफ फील करेगा मदर से जब दूर होगा, फिर वापस मदर के पास आएगा इमोशनल रिफ्यूलिंग के लिए, फिर वापस जाएगा अलग डिस्टेंस में। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बन जाती। और इसमें दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाइल्ड का भी और मदर का भी, कि वो एक दूसरे को अलग अलग माने और अलग होने के लिए एट लिबर्टी रहें और दूसरे को भी लिबर्टी दें। सो फिर इसमें वाइगॉट्स्की की एक्टिविटी थ्योरी भी आती है। वाइगॉट्स्की एक्टिविटी थ्योरी क्या, ये बेसिकली फंडामेंटली ये कहती है कि जो एक्टिविटी हम, कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं उससे इंडिविजुअल लर्निंग भी होती है और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी होती है। क्योंकि इंडिविजुअल अकेला तो होता नहीं ना, कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है, चाहे वो सोसाइटी क्यों ना हो। तो यानी कि हम कुछ एक्टिविटी करेंगे तो हम सीखेंगे, और हम सीखेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन भी सीखेगी। तो इसमें जो है क्या होता है कि ये माना जाता है कि इंटरनलाइज सेल्फ अदर रिलेशनशिप पैटर्न बिकम द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोसीजर्स गवर्निंग इंट्रापर्सनल एज वेल एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो हमने इंटरनलाइज कर लिए हैं रिलेशनशिप पैटर्न, जब भी हमने बताया ना, सिम्बायोटिक, सेपरेशन, इंडिविजुएशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब साइकोपैथोलॉजी, ये सब की वजह से कंबाइन करके हर इंडिविजुअल के अंदर एक सेल्फ और अदर का रिलेशनशिप पैटर्न होता है, और उसी के बेसिस पे जो रेसिप्रोकल रोल प्रोसीजर गवर्न होते हैं। प्रोसीजर मतलब जो ऊपर हमने बात करी, कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो रिलेशनशिप पैटर्न हमारे दिमाग में है उसी के बेसिस पे ये रोल प्रोसीजर होगा। और ये जो रोल प्रोसीजर हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो गवर्न करेगा ही करेगा, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप भी गवर्न करेगा। अगर जैसे इंडिविजुअल कोई अपनी आइडेंटिटी बना ही नहीं पाया ढंग से, तो इंट्रापर्सनल तो उसका रिलेशन अच्छा नहीं हुआ खुद से। तो ये है, तो ये मैं बता चुका हूँ कि थ्योरेटिकली एंड मेथोडिकली जो CAT है, कॉग्निटिव एनालिटिकल थेरेपी, ये इंटीग्रेटिव है। और इंटीग्रेटिव का मतलब मैंने बता ही दिया है। अगेन ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये रिलेशनल थेरेपीज में से है तो इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी ही होगी। तो और यहाँ पे जो है कोलैबोरेटिव अप्रोच वहाँ पे बड़ी काम आती है, ख़ास तौर से रेसिप्रोकल रोल एनैक्टमेंट में, जहाँ पे कि थेरापेटिक अलायंस जो है वो थ्रेटन हो रहा है, मतलब कि वो ख़राब होने वाला है, दिख रहा है कि थेरेपी में अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, ख़राब होने जा रहा है। वहाँ पे कोलैबोरेटिव अप्रोच बड़ी काम आती है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि
जो क्लाइंट है वो बताएगा ना कि उसको क्या चीज़ ऐसी चाहिए जो नहीं मिल रही है थेरेपी में, जिसकी वजह से ये अलायंस जो है थ्रेटन हो रहा है। फिर इसमें जो है जो इनिशियल फ्यू सेशंस होते हैं सीएटी में, उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाता है ये असेसमेंट के लिए कि पेशेंट की स्टोरी क्या है। ऑफ कोर्स जो असेसमेंट है इसमें कोलैबोरेटिव होगा, क्लाइंट का भी रोल होगा, उससे भी पूछा जाएगा, जॉइंटली एग्रीड होगा ना, अकेले थेरेपिस्ट नहीं करेगा। तो जॉइंटली एग्रीड रीफॉर्मुलेशन ऑफ पेशेंट्स थ्योरी, इट्स पर्सनल मीनिंग एंड द रिलेशन टू इट ऑफ द प्रॉब्लम प्रोसीजर्स दे हैव ब्रॉट विद देम। तो उसकी स्टोरी एक्चुअली क्या है, उसकी लाइफ में पर्सनल मीनिंग क्या है, और वो प्रॉब्लम प्रोसीजर्स कौन से हैं, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा ना प्रोसीजर्स के बारे में, कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, वो सब कौन से प्रॉब्लम प्रोसीजर्स हैं, और क्या जो है हमें करना चाहिए। और इसके बेसिस पे हम फिर रीड्राफ्ट करते हैं, इसके बेसिस मतलब पेशेंट की फीडबैक के बेसिस पे हम ये रीड्राफ्ट करते हैं इन ए फॉर्म ऑफ डायग्राम कि भाई ये चीज़ ऐसी है और इसको जो है ऐसे करना है, फ्लो चार्ट टाइप का होता है, समथिंग लाइक दैट, इन कोलैबोरेशन विद पेशेंट होगा। सो जो रीफॉर्मुलेशन जो हमने किया कि भाई ऐसा होना चाहिए फ्यूचर में, उसी की बेसिस पे इंटरवेंशन डिसाइड होगा। और इसमें जो है अक्सर कॉग्निटिव बिहेवियरल मेथड जो है वो अपनाए जाते हैं, और प्रोसीजरल रिवीजन भी होता है कि भाई कॉग्निशन जो हमने भी बात किया था ना प्रोसीजर में, कॉग्निशन इमोशन वाली जो हमने बात की थी, कॉग्निशन इमोशन बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस, फिर इसके ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा कि भाई ये जो हमारा प्रोसीजरल रिवीजन है करना, मतलब हमें कौन से नए कॉग्निशन लाना है, कौन सा नया इमोशन करना है, कौन सा नया बिहेवियर उससे आएगा, और क्या नए कॉन्सिक्वेंसेस हम चाहते हैं। सो यहाँ पे जो एंडिंग इज सीन फ्रॉम ए सीएटी पर्सपेक्टिव टू मिनिमाइज रिग्रेशन एंड अवॉइड प्रोट्रैक्टेड एंड यूजुअली कोल्यूसिव डिपेंडेंसी, ये हमें देखना है। एंडिंग में हमें ये ध्यान रखना होगा दोनों में से एक भी चीज़ ना हो, कि एक तो डिपेंडेंसी क्रिएट ना हो कि हर चीज़ कोलैबोरेटिव हो रही है ना, हमेशा उसको हेल्प मिल रही थेरेपिस्ट की चीज़ों को डिसाइड करने में, तो कहीं डिपेंडेंसी ही ना हो जाए, या हम इतनी जल्दी ना टर्मिनेट कर दें कि वो पेशेंट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं पाया था, फिर वो रिग्रेशन फिर से हो गया। इफ द पेशेंट रिग्रेसेस तो वो थेरेपी का मतलब ही क्या रह गया। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे। तो ये जो सीएटी थेरेपी है, इसमें जो इंडिविजुअल के अनएसिमिलेटेड इश्यूज पास्ट के, मतलब जो पहले वो एसिमिलेट नहीं कर पाया, प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाया है, तो वो जो है रीएसिमिलेट करने का जो उसको या अर्लियर लॉसेस जो हुए हैं रिलेशनशिप के, तो एक उसको नया थेरेपी में जो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या रोल प्रोसीजर मिलेगा। प्रोसीजर वही इमोशन, कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक नया उसको मिलता है। इसमें एक नई चीज़ ये और है जो नॉर्मली हर थेरेपी में नहीं होती है, कि एट द एंड ऑफ द सेशन जो है थेरेपिस्ट जो है वो सिंबॉलिकली एक लेटर लिखता है क्लाइंट को, जिसमें कि ये वो इस बात को सेलिब्रेट करता है कि क्या क्या जो है अचीव किया है पेशेंट ने, एंड ए काइंड ऑफ फेयरवेल टू द पेशेंट। और ये भी जो है एक्नॉलेज करता है कि अचीवमेंट के साथ साथ कि जो पॉसिबल एंटिसिपेट लॉस एंड पॉसिबल ग्रीफ एंड एंगर की भी, थेरेपी ख़त्म होने से ग्रीफ भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, जब क्लाइंट में भी फीलिंग लॉस कि मेरा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो रहा है, तो वो भी एक्नॉलेज किया जाता है लेटर में। और पेशेंट को भी एनकरेज किया जाता है टू राइट ए फेयरवेल लेटर फ्रॉम हिज और हर ओन पर्सपेक्टिव। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे भी थेरेपिस्ट को पता चलता है कि उसने जो किया वो कितना काम का था और क्या क्या चेंजेस में वो ला पाया, तो वो भी एज ए थेरेपिस्ट मैच्योर होता है। देन कम्स pragmatic and eclectic therapies. So
बहुत सारी हैं, इसमें सबसे पहली दी हुई है इंटरपर्सनल डेवलपमेंटल एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, ये इंटीग्रेट की जा रही हैं। कौन कौन सी? इंटरपर्सनल, डेवलपमेंटल और एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको थेरापेटिक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया जाता है। ऑब्वियसली हम ब्रीथ थेरेपीज पढ़ाते हैं, टाइम सेंसिटिव होगी और हाईली फोकस होगी, किसी स्पेसिफिक चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस होगा। तो इसकी खास बात है कि इस पर्टिकुलर थेरेपी में जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो स्टार्टिंग के सेशंस में ही होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज, मतलब बेनिफिट तो हो रहा होगा लेकिन जितना स्टार्टिंग में हुआ उतना नहीं हो रहा होगा। तो अब इसमें जो डेवलपमेंटल वाला जो पर्सपेक्टिव है, जो थ्योरी है, उसको इस एंगल से इनकॉर्पोरेट किया जाता है इस थेरेपी में कि इंडिविजुअल के बचपन में, ये डेवलपमेंटल स्टेज में जो कुछ फॉल्टी लर्निंग्स रही हैं, तो वो जो फॉल्टी लर्निंग्स जो रही हैं उससे एक गलत टेम्पलेट बन गया है इंडिविजुअल के दिमाग में फॉर फ्यूचर बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप। क्योंकि गलत टेम्पलेट पे के बेसिस पे जब जो भी बिहेवियर होगा या रिलेशनशिप बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। तो ये डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव का इसमें सबसे मेन रोल है कि बचपन में कोई फॉल्टी लर्निंग रही थी जिसकी वजह से ये हो रहा है। और इसमें जो है की जो है क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाई द पर्सन हैज़ कम फॉर हेल्प नाउ, कि क्या उसको की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आया है। और ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। डेवलपमेंटल तो मैंने बता ही दिया, और एनवायरमेंटल भी, कि भाई उसको जो है कोई एनवायरनमेंट में तो ऐसी चीज़ नहीं है जो है उसको प्रॉब्लमेटिक है। डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की एक बात और बता रहा हूँ, जैसे कि एक जो है 20, 22, 25 साल का इंसान है, उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि भाई अब मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है। लेकिन कोई 75 ईयर्स की एज वाला होगा, उसके दिमाग में ये कॉन्स्टेंटली रहता होगा कि अब लाइफ लिमिटेड बची है। तो ये भी एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है। सो 20 to 40 सेशंस कुछ भी हो सकते हैं इसमें। और इसमें ये नहीं देखते हैं हम कि भाई नॉर्मली जो सोचते हैं जितनी लंबी थेरेपी होगी, जितनी ज़्यादा थेरेपी होगी उतना अच्छा, ऐसा नहीं। और यहाँ पे हम थेरेपी को कैसे देते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में स्प्रिंग बोर्ड होता है ना, जिसके ऊपर हम उसके स्प्रिंग की मदद से बहुत हाई जंप मार सकते हैं। अगर वो स्प्रिंग बोर्ड नहीं हुआ तो उतना हाई नहीं जा पाएंगे हम डाइविंग प्लेटफॉर्म से। तो थेरेपी को एज ए स्प्रिंग बोर्ड देखा जाता है, स्प्रिंग बोर्ड फॉर चेंज। और चेंज कहाँ पे? जो आउटसाइड द थेरेपी होगा। तो उस आउटसाइड जो वर्ल्ड है उसमें जो चेंजेस आएगा उसका स्प्रिंग बोर्ड, मतलब वहाँ पे ये ऊंची छलांग लगा पाएगा द क्लाइंट बिकॉज ऑफ द थेरेपी। सारे चेंजेस थेरेपी में आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन थेरेपी की वजह से आउटसाइड लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, इस रूप में देखा जाता है। तो इसमें जो है फ्लेक्सिबल टाइम यूज होगा और फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स भी हो सकते हैं जब भी, क्योंकि डेवलपमेंट तो एक कांस्टेंट है चीज़। चाइल्डहुड का में एडोलेसेंट आएगा, एडोलेसेंट के में जो है अर्ली एडल्टहुड आएगा, फिर मिडिल एडल्टहुड आएगा, लेट एडल्टहुड आएगा, ये तो एक कांस्टेंट है। तो इसलिए हम फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स रख सकते हैं ताकि जो है कोई डेवलपमेंटल ऑब्स्टिकल उसको आ रहा है तो फिर जो है वो फिर से हमसे सलाह लेके अपने जो है रिजॉल्व कर सके इश्यूज़ को। सो बाकी जो थेरेपीज होती हैं उसमें एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क होता है कि भाई ये होगा, ऐसे होगा, बात ख़त्म। यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था इसमें कि थोड़ा सेशंस को हम लंबा कर सकते हैं कि कोलैबोरेटिव मैनर में उसकी लाइफ की स्टोरी का हम एक पिक्चर बनाते हैं और फिर रीराइट करते हैं। तो इसलिए इनिशियल जो है सेशंस इसमें लंबे होंगे। लाइकवाइज एंडिंग में भी एक रिजिड और एब्रप्ट एंडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें फॉलोअप सेशन होंगे। सो दिस वाज इट, आईडी थेरेपी। नाउ देन कम्स वर्क ऑफ गार्डफील्ड। तो एक्लेक्टिव बीफ थेरेपी मॉडल है। एक्लेक्टिव में बता ही चुका हूँ
कि हम थ्योरी अपनी कोई एक रखेंगे, लेकिन हम टेक्निक्स डिफरेंट थेरेपी से ले सकते हैं। हम भले ही CBT कर रहे हों, हम जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को उसमें यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, डिपेंड करता है, नई भी ज़रूरतें हो सकती है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं किसी डिफरेंट थ्योरी से। तो इसमें जो है हम क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हम मैक्सिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाइड इन थेरेपी रिसर्च। तो डिफरेंट जो थेरेपीज़ हैं उसमें हर एक में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं कि जो लगभग हर थ्योरी में, हर थेरेपी में होते हैं। तो वो कॉमन फैक्टर्स जो मैक्सिमम इम्पैक्ट डालते हैं उनको आइडेंटिफाई करके थेरेपी में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको इक्लेक्टिव ब्रीथ थेरेपी कहते हैं। तो अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि लिसनिंग है, हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिव लिसनिंग होता है। एक्टिव लिसनिंग कैसे होगा, जैसे आई कांटेक्ट होना है ना, फिर बॉडी लैंग्वेज होगा, फिर जो है बीच में क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशंस होंगे, पैराफ्रेजिंग होगा, समराइजिंग होगा, ये सब एक्टिव लिसनिंग की कंटेंट। रिफ्लेक्शन, जो कहा गया उसके बारे में सोचना, सजेशन, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, कन्फ्रंटेशन, रीएश्योरेंस, होमवर्क असाइनमेंट, मॉडलिंग, रोल प्ले, क्वेश्चनिंग, कॉशियस सेल्फ डिस्क्लोजर, ये सब जो है कॉमन चीज़ें हैं जो हर थेरेपी में होती हैं और इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है। तो इन सबको जो है यूज़ किया जाता है इसमें। और इसमें गारफील्ड का ये भी कहना है कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल जो है शॉर्ट टर्म थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सपोज, तो ये डाउटफुल है कि वो फिर लॉन्ग टर्म थेरेपी को भी रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा गारफील्ड का कहना है। तो व्हाट ही बेसिकली इज ट्राइंग टू से इज कि शॉर्ट टर्म थेरेपी ही फ़ायदा करेगी और ये नहीं कर रही है तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं करेगा। दिस इज व्हाट प्राइमरी ही इज सेइंग। देन कम्स विंस्टन एंड विंस्टन। तो इसमें प्रैग्मेटिक एक्लेक्टिकल अप्रोच, प्रैग्मेटिक इस सेंस में यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है। एक्लेक्टिक मैंने बता ही दिया। तो इसमें जो है एक कॉन्टिन्यूम में देखा जाता है केस फॉर्मुलेशन को। जो इंडिविजुअल है एक कॉन्टिन्यूम में कहीं प्लेस किया जाता है। कॉन्टिन्यूम क्या है, एक तो हेल्थ है परफेक्ट, एक एंड ही होगा, और दूसरा एंड होगा साइकोलॉजिकल सिकनेस। तो बहुत रेयरली कोई लोग होंगे जो इन एक्सट्रीम्स में कहीं फिट होते हैं, मैक्सिमम लोग इन बिटवीन कहीं ना कहीं फिट होते हैं। तो इस कॉन्टिन्यूम के बेसिस पे यहाँ थेरेपी दी जाती है कि कौन इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम में कहाँ पे है, और वो कैसे प्लेस किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ साइकोपैथोलॉजी, एडेप्टिव कैपेसिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। हर एक की अलग अलग होती है। तो इसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूम में उसको प्लेस किया जाएगा और फिर टूवर्ड्स हेल्थ वाली डायरेक्शन में उसको ले जाने की कोशिश की जाएगी। सो जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर मेथड है, वो उनके लिए यूज़ किए जाते हैं कि हु आर मोर इम्पेयर्ड एंड मोर साइकोडायनेमिक। जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती है जो लीस्ट इम्पेयर्ड हैं। CBT यूज़ किया जाता है हु आर मोर इम्पेयर्ड, और साइकोडायनेमिक एंड एक्सप्रेसिव टेक्निक्स फॉर लीस्ट इम्पेयर्ड। तो ये जो हमने अभी बात करी थी कि जो कॉन्टिन्यूम है उसका है, यानी कि अगर कोई टूवर्ड्स हेल्थ वाली साइड में ज़्यादा है तो फिर हम यूज़ करेंगे साइकोडायनेमिक एंड एक्सप्रेसिव टेक्निक, और जो सिकनेस वाली डायरेक्शन में, साइकोलॉजिकल सिकनेस वाली डायरेक्शन में ज़्यादा है तो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल मेथड को यूज़ करेंगे। और इंटरवेंशन तो ऑफ कोर्स दिया ही जा सकता है इसमें, और कई सीवियर और कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्टीज़ के लिए भी दिया जा सकता है, जैसे कि बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसमें भी दिया जा सकता है ये। देन कम्स वेरी ब्रीफ थेरेपी। तो इसमें जो है क्लिनिकल इंटरवेंशन एंड क्लिनिकल इंसिडेंट डिब्रीफिंग है भी आता है, ये नीचे है, अभी आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वहीं पे। देन न्यूमैन्स 4 सेशन CBT इंटरवेंशन फॉर पैनिक डिसऑर्डर है, असिस्टेड बाय यूज ऑफ
palm top computers for self monitoring and assessment with similar results to a 12 session treatment. तो हमने जब कंप्यूटराइज CBT पढ़ी थी तो हमने ये बात करी थी कि कंप्यूटर्स को भी यूज़ किया सकता है। तो यहाँ पे जो है वो पाम टॉप जो कंप्यूटर है उसको यूज़ किया सकता है फॉर CBT इंटरवेंशन। और ये जो 4 सेशन वाला जो होता है सेशन, इट इज़ कंपेरेबल टू द 12 सेशन ट्रीटमेंट बाय ए थेरेपिस्ट। तो ये भी है। फिर एक चीज़ होती है मोटिवेशनल इंटरव्यू, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे खासतौर से अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़ या मिसयूज़ वाले केस में होती है। तो इसमें जो है ये देखा गया है कि जो हम फीडबैक देंगे और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी फिक्स करेंगे इंडिविजुअल की फॉर वॉट एवर कंडीशन ही और शी इज़ इन, तो उसके अंदर जो है सेल्फ एफिकेसी आएगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस होनी चाहिए। और उसको हम एक मेन्यू काइंड ऑफ थिंग दे ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ का। जैसे कि कोई लेटर से कि सिगरेट इसलिए पीता है, उसको लगता है कि उससे वो बहुत कूल लगता है या मैनली लगता है, लेटर से कि बॉय है हु इज़ ए स्मोकर और वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो हम उसको ऑल्टरनेटिव तरीके बता सकते हैं कि भाई तो इफ़ यू वांट टू लुक मैनली, ये भी तो मैनली तरीके हैं टू लुक मैनली और टू मेक एन इम्प्रेशन ऑफ ए मैनली पर्सन। तो ये ऑल्टरनेटिव देंगे तो वो होगा। या वो कहता है कि मैं सिगरेट इसलिए पीता हूँ कि मेरी दोस्ती बनी रहे, ऑल माई फ्रेंड्स आर स्मोकर्स, तो उसको ऑल्टरनेटिव दिए जाएंगे। भाई दोस्ती केवल सिगरेट पीने से थोड़ी होती है। यू कैन बी ए फ्रेंड बाय हेल्पिंग पीपल, by being their side when they need you the most, by encouraging others। तो ऐसे alternative strategies हम दे सकते हैं। तो उसको जो है बेसिकली जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर है उसके नुकसान हम बता रहे होते हैं और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ के फ़ायदे बता रहे होते हैं। तो एक बैलेंस जो है टिल्ट हो रहा होता है टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़। फिर ये मेथड जो है नॉन डायरेक्टिव होता है और कन्फ्रंटेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन अगर इंडिविजुअल में है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई इसको इंडिविजुअल को अगर मोटिवेशन नहीं है तो मोटिवेशन को बढ़ाया जाए इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन कि नहीं देखो तुमने उस दिन ये बोला था, आज ये बोल रहे हो तो ये गलत है, ये सही है। तो मोटिवेशन इसमें बेसिकली पैदा किया था, इसीलिए इसको मोटिवेशनल इंटरव्यू किया था। उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक डिज़ायर आए कि वो क्यों करे ऐसा। तो जो उसमें रिलक्टेंस है कि अपने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को चेंज करने की, वो रिलक्टेंस ख़त्म हो। तो एक ये माना जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है जो बिहेवियर चेंज चाह रहा है वो 4 में से जो है किसी एक स्टेज में होता है और एक स्टेज से हमें सिर्फ उसको दूसरे स्टेज में ले जाना होता है। तो इट्स ओनली मैटर ऑफ स्टेज, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो हम उसको सिर्फ नेक्स्ट स्टेज तक अगर ले जाएं तो प्रॉब्लम फिर सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल एक होती है जब उसको ये समझ में आ गई कि वो इसका जो प्रॉब्लम बिहेवियर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ला रहा है, तो फिर वो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में आ जाएगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है और मुझे अपनी इस आदत को चेंज करना है। कब करना है, कैसे करना है ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन दिमाग में आ गया कि हाँ मुझे अभी अपनी आदत चेंज करनी है। तो ये प्री कंटेम्पलेशन स्टेज हुआ। अभी कोई भी अगले 6 महीने तक भी जो है उसका कोई प्लान नहीं कैसे होगा, तो इसको जो है एम्बिवेलेंट कंटेम्पलेशन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद में आता है प्रिपरेशन। अब वो तैयारी कर रहा है कि मैं कैसे अपनी आदत को चेंज करूं, और वो नॉर्मली जो है नेक्स्ट 1 मंथ में जो है चेंज करने वाला होता है। ये प्रिपरेशन वाली स्टेज हो गई। और उसके बाद में जो है एक्शन वाली आती है। फिर वो एक्टिवली एक्शन ले चुका होता है एटलीस्ट इन पास्ट 1 मंथ कि वो अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए। और देन कम्स मेंटेनेंस ऑफ चेंज। ये है कि भाई वो चेंज ला चुका है अपने अंदर
और पिछले 6 महीने से रिलैप्स नहीं हुआ है उसका, और वो मेंटेन कर रहा है अपनी हैबिट को, तो ये मेंटेनेंस चेंज हो गया। तो इन 4 में से किसी न किसी स्टेज में हर इंडिविजुअल होगा, या तो प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज जिसे एम्बिवेलेंस स्टेज भी कहते हैं, या प्रिपरेशन स्टेज में होगा, या फिर एक्शन स्टेज में होगा, और या फिर मेंटेनेंस वाले स्टेज में होगा, मेंटेनेंस ऑफ चेंज में होगा। तो ये मोटिवेशनल इंटरव्यू में यही होता है कि उसको बस सिर्फ नेक्स्ट स्टेज तक ले जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेज उसके बाद में अपने आप आ जाएगी। फिर सॉल्यूशन फोकस ब्रीथ थेरेपी में क्या होता है, हम इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे होते हैं, ना कि उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। ये माना जाता है कि हर इंडिविजुअल में कैपेसिटी है अपने अंदर चेंजेस लाने की और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। और ये माना जाता है, सेकंड एजम्पशन ये कि प्रॉब्लम कभी भी जो है सेम नहीं रहती है, मतलब इंटेंसिटी सेम नहीं रहती, प्रॉब्लम घटती बढ़ती रहती है। तो कभी ना कभी तो ऐसा रहा होगा, चाहे वो ब्रीफ मोमेंट के लिए रहा हो उसकी लाइफ में, कि वो प्रॉब्लम नहीं रही होगी या बहुत कम होगी। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को एक्सेप्शन के रूप में ट्रीट किया जाएगा कि वो जो एक्सेप्शन वाली स्टेज थी कि जो प्रॉब्लम नहीं थी या बहुत कम थी, तब क्लाइंट ने क्या किया था, तो वो स्ट्रेटेजी को यूज़ किया जाएगा। सेकंड चीज़ ये है। तीसरा ये है कि इसमें जो है एक मिरेकल क्वेश्चन जो है क्लाइंट से पूछा जाता है, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड मिरेकल क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि क्लाइंट से बोलेंगे, सपोज तुम रात को सोने गए और व्हेन यू आर स्लीपिंग योर प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, एंड यू आर नॉट अवेयर कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सो नाउ व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अब वो प्रॉब्लम नहीं रही। लेट अस से कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता था और हस्बैंड से पूछा गया यही क्वेश्चन, कहेगा अगर ऐसा होगा तो सुबह उठते ही जो है मैं देखूंगा कि मेरी वाइफ जो है मेरे लिए चाय बना के ला रही है। ठीक है, तो ऐसे वो एक कई चीज़ों के इंडिकेटर्स बताएगा जो उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व होने के इंडिकेटर्स हैं। तो फिर उन चीज़ों पे वर्क किया जाता है कि ये चीज़ें कब कब हुई थी, कैसे हुई थी, तब तुमने क्या किया था, और जो है उसी हिसाब से उसके काउंसलिंग की जाती है। तो इसमें जो है अगेन कोलैबोरेटिव वो है एफर्ट है, फोकस इज ऑन कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन से क्या होगा कि इंडिविजुअल की जो है स्ट्रेंथ हमें पता चलेंगी, खुद बताएगा, और पॉजिटिव फीडबैक भी हमको अगर मिलेगा तो उससे भी हमको पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और मीनिंगफुल चेंज, मतलब हम तो सोच रहे हैं कि चेंज लाया जाए, लेकिन क्लाइंट चाहता ही नहीं, उसके लिए मीनिंगफुल है ही नहीं, तो उस चेंज को लाने का क्या फ़ायदा। देन कम्स क्राइसिस इंटरवेंशन एंड क्रिटिकल इंसिडेंट डिब्रीफिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल को कोई साइकोलॉजिकल क्राइसिस आया है, किसी भी तरह का, कोई भी ट्रॉमा भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, कि कोई एक्सीडेंट फेस किया है, या कोई रेप विक्टिम है, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट से अभी जस्ट बाहर आया है, या किसी ने मर्डर होते हुए देखा है, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये जो क्राइसिस वाली स्टेज है, इसमें जो है क्या किया जाए, इसमें ये है। तो इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि जब क्राइसिस में इंडिविजुअल होता है, तो उस टाइम जो है वो इंडिविजुअल जो है उसके सारे खुद के कॉन्सेप्ट जो है एकदम शैटर्ड हो चुके होते हैं। तो उस टाइम वो बहुत ही रिसेप्टिव स्टेज पे होता है कि अगर हम उसकी साइकोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहें, साइकोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोसेसेस, जो हमने ऊपर बात की थी, कॉग्निशन, इमोशन, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग उस टाइम बड़ी आसान होती है, क्योंकि वो सब शटर हो चुके होते हैं उस टाइम। So crisis is a window of opportunity for brief intervention to have a substantial positive effect. इसको ऐसे यूज करना है। और ये भी है कि हम इस दौरान जो है इंडिविजुअल और उसके फैमिली मेम्बर्स को एक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग दें कि क्या हुआ है, और इसको इमोशनली कैसे एसिमिलेट करना है, कैसे फैसिलिटेट करना है, और नए कोपिंग रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज किया जाए, ये भी होता है। तो ये एक्चुअली क्रिटिकल इंसिडेंट डीब्रीफिंग जो है, ये डिज़ाइन की गई थी पीटीएसडी को के लिए, मतलब कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है उसमें जो है इंडिविजुअल को आगे चल के पीटीएसडी ना हो, इसके लिए हम क्या चीज़ करें जब क्राइसिस हुआ है। सो इट यूज टू बी सिंगल सेशन थिंग, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ
और हमने क्रिटिकल इंसिडेंट ब्रीफिंग करी। लेकिन ये भी देखा गया कि सिंगल सेशन डीब्रीफिंग जो है इमीडिएटली जो दी जाती थी आफ्टर एक्सपोजर टू ए ट्रॉमेटिक इवेंट, वो इनइफेक्टिव होती थी। अब इससे दो डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं। एक व्यू ये कहता है कि भाई अगर इनइफेक्टिव होती भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो एक सेशन भी ना करें, हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए। दूसरा व्यू, काउंटर व्यू ये भी आता है कि भाई हमने जब एक सेशन दे दिया है तो फिर हम आगे और उसको क्यों सेशंस दें, जब एक सेशन दे दिया उसमें नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो उसका ये भी कहा जाता है भाई एक सेशन में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसको हम और एक्सटेंडेड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन देंगे। सो ये दोनों व्यू पॉइंट है। मतलब इन एनी केस अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो बात ये हो रही है कि भाई सिंगल सेशन दे के देख लो, अगर उसको पीटीएसडी नहीं हुआ तो अच्छी बात है, और अगर पीटीएसडी हो गया तो कोई बात नहीं, फिर उसको एक्सटेंड कर दो, यू गिव एन एक्सटेंडेड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन to prevent from PTSD. So with this we have come to the end of this session. So I am stopping the recording.